हेलो एंड गुड मॉर्निंग। सो आज के क्लास में डिस्कशन का टॉपिक है एलिजीज ऑफ द ओल्ड इंग्लिश पोइट्री। जैसे कि पिछले सेशन में हमने समझा था कि ओल्ड इंग्लिश पोइट्री में मेजर पोएम्स कौन कौन से थे, जैसे कि हमने समझा था बियोवुल्फ और हमने समझा था कौन सा, बताएं? चलिए बता दीजिए, पूजा जी आप बताइए। ड्योर्स लैंग्वेज, जिसमें टोटल कितने स्टैंजास को हमने एक्सप्लेन किया था? फाइव स्टैंजास हमने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट फिर 5 स्टैंजास से कंप्लीट होने के बाद ड्योर ने क्या समझाने की कोशिश की थी? अपने बारे में, है ना? ड्योर ने अपने बारे में बताया। सो आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है एलिजीज ऑफ द ओल्ड इंग्लिश पोएट्री, राइट? यू कैन रेफर टू द नोट्स आई हैव सेंट यू। तो एलिजीज ऑफ द ओल्ड इंग्लिश पोएट्री जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। चलिए, सो लेट अस डिस्कस। चलिए, तो हम एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे इसमें क्या क्या है। आज के सेशन में हम कर रहे हैं एलिजीज ऑफ द ओल्ड इंग्लिश पोएट्री। तो सबसे पहले समझते हैं कि एलिजी का मतलब क्या होता है। एलिजी एक मॉर्निंग पोएम होता है। मॉर्न करने का मतलब होता है शोक मनाना, ठीक है? सो एलिजी इज अ काइंड ऑफ मॉर्निंग पोएम दैट इज डन और दैट इज कंपोज्ड आफ्टर द डिमाइज ऑफ वंस नियर एंड डियर वन। बट ओल्ड इंग्लिश पोएट्री में, जैसे पिछले क्लास में मैंने आपको समझाया था कि ओल्ड इंग्लिश पोएट्री में क्या होता है एलिजी, बताइए। ओल्ड इंग्लिश पोएट्री के अकॉर्डिंग एलिजी क्या होता है? सॉरी, sadness on something that ड्रामेटिक मोनोलॉग, राइट? ओल्ड इंग्लिश पोएट्री एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। चलिए, am I audible? yes sir Okay, fine. So old English poetry में elegy is nothing more than a dramatic monologue, right? But at the same time we can define it as a mourning poem, एक शोक गीत की तरह। Clear? So let's proceed to learn elegies of the old English poetry. Okay? चलिए देखते हैं, हम लोग शुरू करते हैं यहां से। While we consider an elegy an outcry on a specific individual's demise and the festivals of the subject's life accomplishments, इसका मतलब क्या होता है बताइए? What do you mean by this? एलिजी बेसिकली हम समझते हैं कि एलिजी है क्या। आउटक्राई का मतलब क्या होता है? शोक मनाना, ठीक है? चीखना चिल्लाना, ठीक है? So that is what we say outcry. What is that? एक outcry. So एलिजी को हम मानते हैं कि एक outcry है। किसके रिलेशन में? On a specific individual's demise. Demise का मतलब death. Demise का मतलब क्या होता है? Death. ठीक है? And the festivals of the subject's life accomplishment. जिंदगी में जिस व्यक्ति ने जो कुछ भी हासिल किया है, अगर उसमें कुछ नुकसान होना शुरू होता है, ठीक है? सपोज कीजिए कि आपकी गाड़ी है, आपकी कार है, चोरी हो जाती है, तो आपकी कार जो चोरी होती है ना, वो भी एक शोक देकर जाएगा आपको, ठीक है? ये दी ओल्ड इंग्लिश एलिजीज वेर यूनिक, राइट? लेकिन फिर भी ओल्ड इंग्लिश जो एलिजीज हैं वो जरा हटकर है। वही चीज जो पिछले क्लास में हमने समझा था। दीज एलिजीज वेर ड्रामेटिक, दीज एलिजीज वेर ड्रामेटिक मोनोलॉग्स, ठीक है ना? यानी कि ये एलिजीज जो क्या कैसे थे? ये सब ड्रामेटिक मोनोलॉग्स थे। मोनोलॉग का मतलब क्या होता है? मैंने समझाया था मोनोलॉग क्या होता है, बताइए। मोनोलॉग होता है किसी एक व्यक्ति के द्वारा जब कुछ कहा जाता है, स्टेटमेंट दिए जाते हैं, दैट इज मोनोलॉग। मोनो का मतलब ही होता है सिंगल, यानी कि वन, ठीक है ना? सो दीज एलिजीज वर ड्रामेटिक मोनोलॉग्स इन विच द स्पीकर कम्युनिकेटेड अ फ्यू फीलिंग्स ऑफ पार्टीशन एंड एंड्योरिंग आफ्टरवर्ड अटेम्प्टेड टू डील विद द ट्रुथ बाय सम टाइप ऑफ कंफर्ट।
इसका मतलब होता है ना कि एक स्पीकर जो होता है वो अपनी कुछ फीलिंग्स को जाहिर करता है कि वो किसी चीज को या तो बर्दाश्त करता है, एंड्योर करता है, एंड्योर मतलब बर्दाश्त करना, ठीक है ना, या तो पार्टीशन, पार्टीशन का मतलब सेपरेशन, अलगाव, इसको डील करता है कि एलिजी, ठीक है। तो एलिजी का ये सिंपली सेंस होता है। दिस इज व्हाट एन एलिजी मीन्स, राइट। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द नेक्स्ट थिंग्स ऑन एलिजीज। चलिए अब हम देखते हैं कि एलिजी में आगे क्या पढ़ना है। Elegies, these elegies share a few normal components which are as per the following। देखिए, एक नॉर्मली अगर कुछ कॉन्ट्रास्टेड हाइलाइटेड एलिमेंट्स पढ़ा जाए एलिजीज के बारे में, कि एलिजीज जो ओल्ड इंग्लिश में थे वो कैसे थे, तो उनमें क्या क्या चीजें कंटेन करते थे या क्या क्या चीजें होती थी। कंटेन अ bemoaning स्पीकर who is disengaged और banished, ठीक है। मतलब ये पहला पॉइंट है, इसको समझना है, ठीक है ना, कि ओल्ड इंग्लिश में जो पोइट्री के दौरान एलिजीज लिखने की बातें हुई, एलिजीज लिखे गए, ठीक है, उनमें एक बीमोनिंग यानी कि शोकाकुल स्पीकर होता था, ठीक है, जो शोक करता था, है ना, जो सैड रहता था, ठीक है, जो कि डिसएंगेज्ड या फिर बैनिश्ड है, मतलब वो किसी भी काम में लीन नहीं है, या फिर उसको देश निकाला मिल चुका है, या फिर वो सेटिस्फाइड नहीं है किसी चीज में, ठीक है, वो संतुष्ट नहीं है किसी चीज में, तो वो हो गया डिसएंगेज्ड या फिर बैनिश्ड, है ना। यानी कि ओल्ड इंग्लिश पोइट्री के अंदर जो एलिजीज लिखे जाते थे उनमें सबसे मेजर पॉइंट क्या सामने आ रहा है, सबसे मेजर पॉइंट ये सामने आ रहा है, ठीक है, कि ओल्ड इंग्लिश एलिजी में एक स्पीकर होता था जो उदास रहता था और वो दुनिया से कटा हुआ महसूस करता था और वो शोक में डूबा रहता था। सेकेंड पॉइंट कहता है क्या, ये समझते हैं। स्पीकर अनकवर्स द yearning फॉर प्रायर डेज एंड द फ्रेंड्स एंड फैमिली। जो एलिजी का स्पीकर होता था, ठीक है, वो बेसिकली ये एक्सपेक्ट करता था कि उसके पुराने दिन वापस लौट कर आ जाए, ठीक है ना। यर्न का मतलब होता है तीव्र इच्छा करना, बहुत ज्यादा इच्छा करना, ठीक है। प्रायर डेज का मतलब पुराने बीते दिन, ठीक है। और उसके जो दोस्त बिछड़ चुके हैं, जो फैमिली अब अलग हो चुकी है, उससे दूर हो चुकी है, वो उसको वापस से मिल जाए, वो उसे वापस से मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट क्या कहता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है द साइकोलॉजिकल कंडीशंस ऑफ द स्पीकर कंटिन्यू वैरी, राइट। यहां पे देखिए पाइप ड्रीम, ड्रीम्स एंड रिकलेक्शंस यूज किया गया है। इसका मतलब समझिए, साइकोलॉजिकल कंडीशन जो स्पीकर का होता था ना, वो कैसा होता था, मनोवैज्ञानिक हालात उसके कैसे होते थे। उसके मनोवैज्ञानिक हालात में सिर्फ और सिर्फ पुराने अच्छे दिन होते थे, कुछ भविष्य के सुनहरे सपने होते थे, ठीक है, जिसको हम लोग पाइप ड्रीम कहते हैं। पाइप ड्रीम का मतलब होता है जो फ्यूचर में इंसान करना चाहता है और वो उसके अंदर ख्वाहिशें जागे रहती हैं, दैट इज पाइप ड्रीम। ड्रीम्स का मतलब जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है लेकिन इंसान सोचता है, दैट इज ड्रीम्स। और रिकलेक्शन का मतलब पुरानी बीती बातें, ठीक है, मतलब बीती बातें जिसको हम याद करते हैं, दैट इज रिकलेक्शन। क्लियर। सेकेंड पॉइंट कहता है स्पीकर एग्जामिनेशंस द डिजास्टर्स थ्रू रीजन एंड ऑब्जेक्टिविटी। उसके बाद एलिजी में, ओल्ड इंग्लिश एलिजी में क्या होता था कि जो कवि है या स्पीकर है, नरेटर है, वो अपने इस हालात का जिम्मेदारी क्या है, मतलब किस चीज को दे, उसके बारे में एनालिसिस करता है। यानी कि स्पीकर एनालाइज करता है कि उसका ये हालात हुआ कैसे। मतलब जैसे कभी कभी हम ऐसा महसूस करते हैं ना कि हम उदास हैं, हम उदास हैं क्यों, तो बस इसी बात को एनालाइज करता है स्पीकर, ठीक है, ओल्ड इंग्लिश के एलिजीज में। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है यूटिलाइजेशन ऑफ सर्टिफाइबल इंसाइट। सर्टिफाइबल का मतलब होता है किसी चीज को आप न्यायोचित ठहराएं, जस्टिफाई करें, ठीक है। और इंसाइट का मतलब होता है अंदर झांक कर देखना। यानी कि जो कवि है, जो पोएट है, ठीक है ना, या जो नरेटर है या जो स्पीकर है पोएम में, ठीक है, वो अपने अंदर झांक कर देखता है और एनालिसिस करने के दौरान वो उस फैक्ट पर पहुंचता है कि मेरा ये हालात हुआ तो हुआ कैसे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एलिजीज के, कह सकते हैं कि कुछ सर्टेन पॉइंट्स कि ओल्ड इंग्लिश में किस तरह के एलिजीज लिखे जाते थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है अ कंसिस्टेंट क्वेस्ट फॉर रिलीफ, ठीक है। यानी कि कंसिस्टेंट मतलब लगातार, क्वेस्ट का मतलब खोज और रिलीफ का मतलब सुकून। जो स्पीकर होता था या स्पीकर जो एलिजीज में होते थे, जिक्र किए जाते थे,
उनका एक ही तमन्ना रहता था पूरे पोएम के दौरान कि उनको रिलीफ मिल जाए, चैन मिल जाए, सुकून मिल जाए, है ना? ठीक है, मतलब किसी भी तरह से फ्रिक्वेंटली इन स्ट्रिक्ट कॉन्टेम्पलेशंस। कॉन्टेम्पलेशंस का मतलब क्या होता है? हालात, लाइक उनके जो भी ख्वाहिशें हैं, जो इच्छाएं हैं, वो किसी भी तरह से पूरी हो जाए, ठीक है, ये उनकी ख्वाहिशें होती थी। पोर्ट्रेज टेरिबल क्लाइमेट टू रिप्रेजेंट द शेकी एंड ट्यूमल्चुअस मेंटल स्टेट्स। मतलब ओल्ड इंग्लिश एलिजीज में, ठीक है, इस चीज का भी चर्चा किया जाता था कि जो हालात थे, बिगड़े हुए हालात, टेरिबल क्लाइमेट टू रिप्रेजेंट द शेकी एंड ट्यूमल्चुअस मेंटल स्टेट्स, यानी कि ये चीज क्लियरली बताया जाता था कि आखिरकार स्पीकर का ये हालत क्यों हुआ, है ना? एग्जैक्टली, साइकोलॉजिकली वीक कैसे पड़ गया। ये कंप्लीट ट्रीटमेंट किया जाता था एक एलिजी के अंदर ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है जो हमें बताता है एक एग्जाम्पल के बारे में। ओल्ड इंग्लिश के लिटरेचर के दौरान, यानी कि ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में एक पोएम पढ़ना है हमें, ठीक है, जो है द वैंडरर, दूसरा है द सीफेरर। आज हम लोग दोनों पोएम्स को डिटेल में समझेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला हमारा स्टडी का टॉपिक है आज का द वैंडरर। अभी जो हमने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले, ये दरअसल पिछले क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, बट आज हमने थोड़ा सा एलाबोरेट करके समझा पॉइंट वाइज, ठीक है। तो एलिजी क्या होता है, ओल्ड इंग्लिश में एलिजीज कैसे होते थे, उनमें क्या लाइक सर्टेन क्वालिटीज होते थे, मतलब बेसिकली कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ओल्ड इंग्लिश एलिजीज, है ना। अभी उसका एक एग्जाम्पल है द वैंडरर, और द वैंडरर के यहाँ पे आपको स्टैंजा के दो हिस्से या दो लाइंस आपको दिए गए हैं, कोट किए गए हैं। ऑफन अलोन एट द एज ऑफ डाउन, डाउन का मतलब बताइए, सुबह, डाउन का मतलब मॉर्निंग होता है, ठीक है। सो ऑफन अलोन एट द एज ऑफ डाउन आई मस्ट वेक टू द साउंड ऑफ माई सॉरो, द म्यूट सॉन्ग ऑफ अ मफल्ड हार्ट sung to no listener, no lord alive। आप गौर करेंगे, कोई राइम स्कीम नहीं है इसमें, ठीक है ना, राइम स्कीम नहीं है, बट आप जब ध्यान से पढ़ेंगे इन दो सेंटेंसेस को तो आप ये चीज क्लियरली समझ पाएंगे कि इसमें सॉरो, डिसगस्ट, इन सारी चीजों का जिक्र हो रहा है, ब्रोकन हार्ट, लाइक साइकोलॉजिकली वीक पड़ जाना, इन सारी चीजों का जिक्र है। तो चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं द वैंडरर। वैंडरर का मतलब क्या होता है? देखिए, वैंडरर का मतलब होता है भटकना। वैंडर का मतलब क्या होता है? भटकना, घूमना फिरना। और वैंडर का सिनोनिम हो सकता है वैगाबॉन्ड, वैगाबॉन्ड, ठीक है ना। वैगाबॉन्ड का मतलब क्या होता है? आवारा। वैगाबॉन्ड का मतलब आवारा, ठीक है। सो वैंडरर यानी कि जो घुमंतु इंसान है, ठीक है, उसके बारे में ये कविता है, एक एलिजी है, ठीक है। तो वैंडरर को समझते हैं हम लोग अच्छे से। चलिए, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एज वेल एज अ कंफ्यूजिंग पोएम। ये एक बोल्ड पोएम है और कंफ्यूजिंग पोएम भी है, ठीक है। दैट हैज एनलिवेंट राइटर्स लाइक W.H. Auden एंड ऑथर्स लाइक J.R.R. क्या नाम है उनका पूरा, बताएंगे? टॉलकीन, J.R.R. टॉलकीन, ठीक है। चलिए, सो बेसिकली इस पोएम को कंफ्यूजिंग कहा गया है ना। द वैंडरर, वी आर लर्निंग और वी आर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द पोएम द वैंडरर। बेसिकली द वैंडरर क्या है? एक एग्जाम्पल है ओल्ड इंग्लिश पोइट्री का, ओल्ड इंग्लिश पोइट्री का एग्जाम्पल है। दूसरी बात, ये एक एलिजी है। ये क्या है? एलिजी है। तीसरी बात ये है कि इसमें दिखाने की कोशिश क्या की गई है, ये किस तरह का पोएम है? सबसे पहले तो स्ट्रॉन्ग मैसेज देने वाला, या फिर बोल्ड कह सकते हैं, एट द सेम टाइम ये कंफ्यूजिंग भी है, ठीक है। ये कुछ एलिमेंट्स हो गए इसके। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एज वेल एज कंफ्यूजिंग पोएम दैट हैज एनलिवेंट राइटर्स लाइक W.H. Auden एंड ऑथर्स लाइक J.R.R. Tolkien। बेसिकली इस पोएम से बहुत लोग इंस्पायर्ड हुए, है ना। इस पोएम के बहुत सारे लाइंस को फ्यूचर में बहुत सारे राइटर्स जैसे कि W.H. Auden हो गए,
टॉल्किन है, ये लोग, इन लोगों ने इस पोएम के अंदर के लाइंस को अपनी पोएम्स में, ठीक है, यूज किया है। फाइन, चलिए लेट अस एक्सप्लेन। Tolkien to such degree that they involved the components of this work in their works, ठीक है, और ये है एक मोनोलॉग, ठीक है ना। द वांडरर क्या है, एक अकेला तन्हा इंसान है, वो खुद में बात, मतलब खुद से कुछ बोले जा रहा है, किसी को मैसेज दे रहा है, सुनने वाले को मैसेज दे रहा है, लेकिन सुन कोई रहा नहीं, तो वही कहलाता है मोनोलॉग, यानी कि ड्रामेटिक मोनोलॉग, ठीक है। इसलिए ओल्ड इंग्लिश के पोइट्री के दौरान जो एलिजीज लिखे गए, इनको हम ड्रामेटिक मोनोलॉग भी कहते हैं, इनको हम ड्रामेटिक मोनोलॉग भी कहते हैं। गॉट इट? तो W.H. ऑर्डन, टॉल्किन, इन लोगों ने क्या किया कि द वैंडरर जो कविता है, ओल्ड इंग्लिश की एलिजी है, इसके कुछ लाइंस को अपने वर्क्स में भी एज अ कंपोनेंट, एज एन एलिमेंट यूज करने की कोशिश की है, ठीक है। और साथ ही ये एक मोनोलॉग है, जैसा अभी हमने समझा। द स्पीकर ऑफ द सोनेट, बेसिकली इसको सोनेट टर्म से इसलिए इंडिकेट किया जा सकता है क्योंकि उस समय सोनेट का डेफिनेशन तय नहीं था, यानी कि एक प्रकार से ये कविता मात्र है, ठीक है। सो द स्पीकर ऑफ दिस पोएम इज अ वैगाबॉन्ड, जैसा अभी हमने डिस्कस किया, मैंने आपको बताया कि इस कविता का जो प्रोटोगोनिस्ट है या स्पीकर है, वो एक आवारा है, एक वैगाबॉन्ड है, एक घुमंतु इंसान है जो बस भटकते कहीं जा रहा है, who is in the absolute worst circumstance, जो कि अपने आप को दुनिया के सबसे घटिया कह सकते हैं, एकदम बेकार स्थिति में पाता है, that any Anglo-Saxon fighter can be in his brave age, ठीक है। क्योंकि ये एंग्लो सैक्सन काल का इंसान है और एंग्लो सैक्सन एज को एज ऑफ हीरोज कहा जाता था, लेकिन फिर भी इस कविता का जो स्पीकर है वो अपने आप को उस ब्रेव एज में, देखिए एंग्लो सैक्सन पीरियड को ब्रेव एज भी कहा गया है, इसको आप ऐसे समझ लीजिए। तो एज अ फाइटर खुद को नहीं समझता है, एज अ लूजर समझ रहा है, एज अ लूजर समझ रहा है, ठीक है। एंड ही हैज लॉस्ट हिज मास्टर, उसका जो मालिक है, उसका जो मास्टर है, ठीक है, वो गुम हो चुका है। गुम यहां सेंस है कि वो इससे दूर हो चुका है, बिछड़ चुका है, ठीक है। अब यहां गुम हुआ है या मारा गया है, ये अस्पष्ट है, ये क्लियर नहीं है। एंड और कौन लोग खो गए हैं उसके लाइफ से? फ्रेंड्स। And consequently he has no spot and character in the public eye, ठीक है। बेसिकली ये कहा जा रहा है, इस कविता के बारे में मैं आपको थोड़ा और डिफाइन करके बताऊं तो इसमें जो हमारा प्रोटागोनिस्ट है ना, जो स्पीकर है, वो बेसिकली एक युद्ध के बाद, एक बैटल के बाद, एक एक्चुअली वो सोल्जर था, ठीक है, तो एक बैटल के बाद वो अपने आप को अकेला पाता है, ठीक है ना, और वो चला जा रहा है कहीं, ठीक है ना, वो अकेला चला जा रहा है। लड़ाई में उसका जो सेनापति था, ठीक है, वो मारा जा चुका है, ठीक है, और उसके सारे दोस्त भी मारे जा चुके हैं, और वो अपने बॉडी को बस किसी तरह से सेफ जगह पहुंचाने की कोशिश करता है, ठीक है, और वो महसूस करता है कि उसकी जो आइडेंटिटी थी उसको कोई पहचान नहीं पा रहा है, ठीक है। ये एक्चुअली में इस पोएम का सेंस है, ठीक है, ये जो रियल सेंस है इसका। बट जो पोएट्री के जो वर्ड्स हैं इसमें, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये बताने की कोशिश की गई है कि इंसान किस तरह से जब बिछड़ जाता है अपने नोन वन से, तो उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती है। यानी कि आप अगर बहुत ही पॉपुलर हैं अपने फ्रेंड्स के बीच, तो जब फ्रेंड्स ही नहीं रहेंगे तो आपकी पॉपुलैरिटी होगी ही नहीं, क्योंकि लोग पहचानेंगे नहीं, फिर से आपको एक रीबिल्ड करना पड़ता है अपनी आइडेंटिटी को, है ना। He is distant from everyone, distant का मतलब दूर, वो सभी लोगों से दूर हो चुका है, right? He is distant from everyone else genuinely and intellectually. कैसे दूर हो चुका है? genuinely मतलब सच्चे रूप से, यानी कि वाकई में, और intellectually मतलब लोगों के मन से भी उतर चुका है, लोग उसको याद ही नहीं कर पा रहे हैं, है ना, intellectually भूल चुके हैं। The foe, foe मतलब दुश्मन, foe का मतलब दुश्मन। The foe can hold on to him whenever, दुश्मन उसको कभी भी क्या कर सकता है? कभी भी क्या कर सकता है? पकड़ सकता है, ठीक है। He could be arrested any moment, ठीक है ना। द वैंडरर में चूंकि वो एक फौजी है और लड़ाई के बाद क्या हो रहा है, वो कहीं जा रहा है, अपने आप को बस प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो प्रोटेक्शन के दौरान, अपने आप को सेफ गार्ड करने के दौरान उसके मन में इस बात का भी डर है, सब लोग खो चुके, सब लोगों को वो खो चुका है, उसको लोग भूल चुके हैं, उसके अपने लोग उसको ढूंढने नहीं आ रहे हैं, और वो दुश्मन के हाथों किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकता है, समझे। ये इसका सेंस है, ओके। चलिए
अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि आगे क्या हुआ, इस एलर्जी में आगे क्या होता है। देखिए, स्पीकर नीड्स टू ट्रैक डाउन अ गोल एंड रिकवरी टू हिज प्रॉब्लम। अब जो स्पीकर है, अब तुरंत उसका मूड चेंज हो रहा है और वो सोचता है कि उसका लक्ष्य क्या है अभी के लिए, वर्तमान के लिए। वो अपने गोल को ट्रैक करता है। क्या करता है? ट्रैक करता है, मतलब चाहता है कि समझे कि उसका लक्ष्य वर्तमान में क्या है। एंड रिकवरी टू हिज प्रॉब्लम, और चाहता है कि उसका जो प्रॉब्लम है, ठीक है, उससे वो अपने आप को रिकवर करे, बाहर निकाले। ही नीड्स टू री एस्टैब्लिश हिमसेल्फ, ठीक है, वो अपने आप को फिर से क्या करना चाहता है? फिर से एक्सेप्ट करना चाहता है एज अ वॉरियर, एज अ हीरो आप कह सकते हैं, ठीक है, एज अ सोल्जर कह सकते हैं, ठीक है, या एज अ ह्यूमन बीइंग भी कहा जा सकता है। इनटू अ स्मार्टर सेल्फ एंड लुक्स फॉर अनदर कंट्री। अब अनदर कंट्री यहां पे क्या कहा गया है कि एक सोल्जर जो है ना, वो चूंकि वो उसकी पूरी टीम जो है वो बैटल हार चुकी है, ठीक है, बैटल हारने के बाद वो बेचारा अकेले क्या करेगा, तो वो चाहता है खुद को सेफगार्ड करना और अपने आप को इंटेलेक्चुअली एंड फिजिकली वापस से रिस्टैब्लिश करना चाहता है, ठीक है। एंड यहां पे कहा जाता है कि वो ढूंढता है एक दूसरा ठिकाना, एक दूसरा देश, ठीक है। फिलोसॉफिकल और स्ट्रिक्ट, यहां पे दोनों टर्म्स इसलिए बताया जा रहा है, फिलोसॉफिकल एंड स्ट्रिक्ट, क्योंकि मानसिक रूप से भी वो चाहता है कि सेटल्ड हो जाए। क्योंकि इंसान जब थक जाता है किसी चीज से स्ट्रगल करके और हार जाता है, हारा हुआ महसूस करता है, वो चाहता है कि कहीं दूसरी जगह जाकर देखते हैं। यहाँ बेसिकली दोस्त देखिए, अगर आप किसी भी शहर में रहते हैं और उस शहर में आपकी नौकरी ठीक नहीं चल रही है, आपकी आजीविका ठीक से नहीं चल रही है, तो आप चाहते हैं सेटल होना, ठीक है, और सेटल होने के लिए आप कहीं दूसरे जगह जाते हैं, दूसरे शहर भी जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो हमेशा लाइक क्या करते हैं, लाइक ब्रेन ड्रेन इशू जो हम लोग देखते हैं कि एक इंटेलेक्चुअल जो पर्सन है वो अर्निंग के लिए दूसरी जगह चला जाता है, क्योंकि वो अपने आप को हारा हुआ महसूस करता है जिस जगह पे वो एग्जिस्ट कर रहा है फिलहाल, है ना। तो फिलोसॉफिकली या फिर स्ट्रिक्टली कह सकते हैं, वो चाहता है मूव करना उस जगह से। The speaker continually moves between private distress and generalizations of it to reassure himself, और continuously वो अपने मानसिक तनाव के बारे में सोचता है कि आखिर ये तनाव मेरा क्यों है, और ये फिर कभी कभी उसको जनरलाइज करता है कि ये तो सामान्य रूप से होगा ही क्योंकि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, और खुद को रीअश्योर करता है, विश्वास दिलाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। और इस कविता में सबसे खास बात है कि अगर इसका पर्सनलाइजेशन देखा जाए कि किस तरह के व्यक्ति, यानी नैरेटिव, क्या नैरेटिव टेक्निक जिसको हम लोग कहते हैं नैरेटिव टेक्निक, ठीक है। तो इस कविता का नैरेटिव टेक्निक क्या है अगर आपसे पूछा जाए, तो आप सिंपली कह सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन एंड थर्ड पर्सन नैरेटिव का इस्तेमाल किया गया है ना। क्योंकि फर्स्ट पर्सन वो खुद को आई से रेफर करता है, मी से रेफर करता है, और थर्ड पर्सन ही या दे से रेफर करता है, ठीक है। यहाँ पे सेकंड पर्सन नैरेटिव की कमी है, तो फर्स्ट पर्सन एंड थर्ड पर्सन नैरेटिव का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन एंड थर्ड पर्सन नैरेटिव का इस्तेमाल किया गया है। Third person portrayal is utilized to see the disheartened circumstance of the speaker with adjusted, unprejudiced and intelligent eyes। यहां पे कहा गया है थर्ड पर्सन उनको रेफर किया जा रहा है, ठीक है, जिनको चीजों को समझने की, जिनके पास चीजों को समझने की कैपेसिटी डेवलप्ड है, ठीक है। Furthermore, to cause the speaker to understand that it occurs with everybody, जैसा मैंने अभी बताया, वो जनरलाइज करता है, अपनी समस्या को सिर्फ अपनी समस्या नहीं मानता है। भले शुरुआत में दुखी रहता है, लेकिन एट दी एंड वो ये भी कहता है कि नहीं, ये तो सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ, मैं भी इससे बाहर निकल जाऊंगा। खुद को वो क्या करता है? रीअश्योर करता है ना। तो ये जनरलाइजेशन यहाँ पे हमें दिखाई देती है। The drifter sums up that the savvy man who considers the destruction of a day-to-day existence will recollect his previous corridor delights, so on contemplating he shouts, where has the horse gone? Where could the rider be? Where could the provider of the gifts be? कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि एट दी एंड, कंक्लूजन में, ठीक है, जो स्पीकर है वो डिसहार्टेंड होकर ये तो कहता है कि मैं सब कुछ हार गया हूं, मेरे पास कुछ बचा नहीं है, लेकिन फिर भी ये सबके साथ होता है तो मेरे साथ भी हुआ है, और धीरे धीरे मैं इससे बाहर निकल जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे ये भी समझना जरूरी है कि वो
एक डिस्ट्रक्शन को कंसिडर करता है कि ये होता है, ये एग्जिस्ट करता है, डिस्ट्रक्शन ऑलवेज एग्जिस्ट, और वो अपने रिकलेक्शन में चला जाता है, यानी मेमोरीज में चला जाता है कि वही मोमेंट अच्छा था जो पहले था, ठीक है, पता नहीं कहां सब चले गए। यहाँ पे बेसिकली वेयर हैज द हॉर्स गॉन, वेयर कुड द राइडर बी, क्योंकि वो सोल्जर है इसलिए वो हॉर्स की बात करता है, यानी कि अपने लिए जो आपके एम्यूनिशन होते हैं सोल्जर के लिए वो उसकी बात करता है, उसका जो ट्रैवल के लिए जो मीन्स होता है उसकी बात करता है, जिससे वो कम्यूट कर सकता है यानी यात्रा करता है, उसको याद करता है, ठीक है, उसको गिफ्ट्स याद आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वो कहना चाहता है कि कहां चले गए वो दिन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा द वैंडरर का एक बेसिक समरी। बेसिकली अगर देखा जाए तो इसमें एक लैटिन थीम जिसको यूबी सिंच कहते थे, तो यूबी सिंच बेसिकली क्या होता है, ये होता है अपनी बदकिस्मती पर पछताना को यूबी सिंच कहते हैं, ठीक है। यूबी सिंच आपको दिख रहा होगा यहाँ पे यूबी सिंच, इसका बेसिकली क्या मतलब होता है, जब कोई इंसान अपनी बदकिस्मती पर शोक करता है, मोर्न का मतलब होता है शोक करना, मिसफॉर्च्यून का मतलब बदकिस्मती, तो जब कोई इंसान अपनी बदकिस्मती पर शोक करता है, ठीक है, और उस चीज को समझता है, ठीक है ना, कि उसके बहाव में ही उसको बहना है, उसके साथ ही उसको चलना है, उसकी बदकिस्मती को लेकर चलना है, तो इसी को हम लोग थीम यूबी संच कहते हैं, ठीक है। With this acknowledgement, the speaker says that everything in life is transient. Okay? Transient का मतलब क्या होता है, जो ज्यादा दिन ना टिके, कम समय तक चलने वाला, दैट इज ट्रांजिटरी और ट्रांजिएंट। तो एट दी एंड ये भी होता है कि जो स्पीकर है, जैसा मैंने अभी ऑलरेडी समझाया कि स्पीकर इस बात से को भी खुद में एक्नॉलेज करता है कि मेरे साथ हुआ, दुनिया में सबके साथ होता होगा, ठीक है, और लेकिन इस प्रॉब्लम से मैं बाहर निकल जाऊंगा, ये भी वो कहता है, ठीक है। तो इस तरह से वो अपने प्रॉब्लम्स को ट्रांजिएंट या ट्रांजिटरी बताने की कोशिश करता है। कंपेनियंस, मर्चेंडाइज, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, वो ये कहता है कि इस दुनिया में, ठीक है, जो भी हमारे साथ थे या हैं वो बस कम समय के लिए होते हैं, फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, कंपेनियंस यानी कि साथी हो, मर्चेंडाइज हो, ठीक है, मर्चेंडाइज का मतलब क्या होता है, जिससे आप डील करते हैं, दैट इज मर्चेंडाइज, राइट। सो ये सारे सब ट्रांजिएंट हैं, सब क्षणिक हैं। On the speaker's acknowledgement, the writer remarks that this is an insightful man reflecting upon his past. यानी कि स्पीकर ये भी बताने की कोशिश करता है अपने एक्नॉलेजमेंट के थ्रू कि जो इंसान है, जो व्यक्ति जो हताश होता है, वो बेसिकली अपने पास्ट को याद करके ही हताश होता है कि उसका पास्ट ऐसा था, अच्छा था। अभी कितना भी हो जाए, आप अभी कितने भी रिच हो जाए, लेकिन आपके पास अगर मान लीजिए पहले पैसे उतने नहीं होते थे, लेकिन फिर भी आप अभी अपने आप को पास्ट से कंपेयर करके उदास ही होते हैं, क्योंकि वो मोमेंट जो है वो आप एक तरह से फील करते हैं कि वो अब लॉस्ट है, वो अब आपको वापस से वो मोमेंट नहीं मिल सकते हैं। दैट्स व्हाई लैटिन थीम यूबी संच के थ्रू ये समझाने की कोशिश की गई है राइटर के द्वारा द वैंडरर में। कीपिंग हिज कॉन्फिडेंस द स्पीकर टुवर्ड्स द एंड एट लास्ट सिट्स इन एग्जामिनेशन। यहाँ पे ये कहने की कोशिश की गई है कि अब इसी कॉन्फिडेंस को बरकरार रखते हुए जो स्पीकर है वो कहता है मुझे इस जिंदगी की परीक्षा देनी ही होगी, है ना। नॉट वरीड अबाउट द एगोनी एनी लॉन्गर। एगोनी का मतलब होता है दर्द या कष्ट, है ना। तो जो पोएट है, बेसिकली जो स्पीकर है एलिजी का, द वैंडरर का, वो इस बात से अब हताश नहीं है, वो कहता है कि ठीक है, मुझे कॉन्फिडेंस रखते हुए अब अपने दर्द को सहना होगा, और दर्द किस बात का, मुझे इस जिंदगी की परीक्षा देनी ही होगी। He should now look for benevolence from his father in paradise। यहाँ father in paradise किसको कहा गया है, भगवान को, ठीक है, ऑलमाइटी गॉड को कहा गया है कि अब उन्हीं के आशीर्वाद से सब कुछ होगा। As that is the main spot where fleetingness of the world is risen above, ठीक है, the wanderer can play out a fix on his own heart। यहाँ play out a fix का मतलब क्या होता है, confusion। प्ले आउट अ फिक्स का मतलब अपने कंफ्यूजन से बाहर निकलना, अफिक्स का मतलब होता है कंफ्यूजन, ठीक है। तो इसी प्रकार से अब जिंदगी रूपी कंफ्यूजन से या भ्रम के जाल से जो स्पीकर है वो खुद को बाहर निकालने के लिए तय करता है या प्लानिंग कर लेता है, और इस तरह से हमारा ये द वैंडरर कंप्लीट होता है, ठीक है। तो सबको आपको समझ में आ चुका है द वैंडरर क्या है, बेसिकली इसका थीम क्या है, स्टोरी लाइन क्या है एलिजी के अंदर, बताइए। Have you understood? Okay, fine.
पूजा जी बताइए, समझ में आई आपको बात? ठीक है, अभी हमारा जो सेकंड टॉपिक है द सीफेरर, है ना? क्या है? द सीफेरर। जैसे कि द वैंडरर हमने समझा। एक्सक्यूज मी सर, बोलिए बोलिए। ये सारे जो पोएम है द वेंडरर द सी फेयर, तो क्या आपकी इनके आवाज ठीक से नहीं आ रही, फिर से बोलिए। ये सारे जो फिर से बोलिए, हाँ। पोएम्स हैं, ये सारे जो पोएम्स हैं, हम्म। इनके क्या जो इनको जो उन्होंने लिखा है, इनके राइटर जो है, क्या उनका नेम अभी मेंशन नहीं है कहीं? आपकी आवाज बीच बीच में चली जा रही है, रुकिए मैं वॉल्यूम फिर से चेक करता हूँ। आप मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा इससे रिलेटेड अगर इनके साथ है तो, ठीक है? ओके। या चलिए, द सीफेरर, व्हाट आर वी गोइंग टू डिस्कस? द सीफेरर। जैसा कि लास्ट क्लास में भी हमने समझा था द वैंडरर का मीनिंग, उसी तरह से सीफेरर का भी मीनिंग आपको समझाया गया था। सीफेरर का मतलब होता है कि ऐसा इंसान जो समुद्री रास्ते से अपना यात्रा कंटिन्यू करता है ना? अपने वॉयज को अंजाम देता है। वॉयज का मतलब लॉन्ग जर्नी, खास करके सी की जर्नी जो होती है उसको हम लोग वॉयज कहते हैं, ठीक है? इसके भी दो लाइंस को देख सकते हैं आप। लेट अस एस्पायर टू अराइव इन इटर्नल ब्लिस वेयर लाइफ इज अटेन्ड इन द लव ऑफ द लॉर्ड। यानी कि यहाँ पे भी दिखाया गया है, जैसा कि आपको डे 1 की क्लास में मैंने समझाया था कि ओल्ड इंग्लिश पोइट्री बेसिकली रिलीजियस टच वाली होती थी, यानी कि बिना भगवान बिना लॉर्ड का जिक्र किए पोइट्री कंप्लीट नहीं मानी जाती थी, ठीक है ना? और जिसका क्रेडिट किसको जाता है? सेंट ऑगस्टाइन को, मैंने बताया था शायद। चलिए, अभी यहां पे हम समझना शुरू करते हैं। Where hope and joy reside in the heavens, चलिए ये तो लाइन है। Thank be to holy God, the Lord of glory, who honored us and made us worthy, our glorious Creator, eternal, through all time. Amen. ठीक है? Amen समझते हैं आप लोग? Amen हम लोग नॉर्मली कहते हैं, क्रिश्चियनिटी में भी यूज होता है और मुस्लिम्स भी आमीन कहते हैं, ठीक है, अपने प्रेयर्स के बाद। बेसिकली ये यूज किया जाता है कि आप कुछ अच्छा विश करते हैं, कुछ अच्छा ख्याल बनाते हैं मन में, तो आप आमेन करते हैं, ठीक है? चले, सो दिस पोएम और दिस सोनेट इज अ पीस perplexing to pundits because of the various voices it reverberations। देखिए, बेसिकली ये जो कविता है एक परेशान करने वाली, यानी जो अपने आप को इंटेलिजेंट कहते हैं, पंडित यहाँ बेसिकली एक टर्म यूज किया गया है जो रेफर करता है एक्सट्रीम लेवल पर जो अपने आप को नॉलेजेबल कहते हैं उनको, ठीक है? तो उनको ये बेसिकली पूरी लाइक बहुत सारे लोगों के द्वारा जो आलोचित किया जाता है, लाइक क्रिटिसाइज किया जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे इस सोनेट के थ्रू, इस पोएम के, नॉट सोनेट बट इस एलिजी के थ्रू बेसिकली वो सीधे सीधे किसी का क्रिटिसिज्म किया जा रहा है, ठीक है? जो सो कॉल्ड इंटेलिजेंट पीपल हैं उनकी, ठीक है? सो लेट्स सी इसमें क्या है, देखिए। The sensational speech, the speaker remarks on his excursion to the ocean। एक्सकर्शन का मतलब क्या होता है? ट्रैवल। एक्सकर्शन का मतलब ट्रैवल। जब इंसान थोड़ा मस्ती के लिए या रिसर्चेस के लिए जब घूमने फिरने जाता है उसी को कहते हैं हम एक्सकर्शन। तो जो स्पीकर है वो ओशन जाता है, यानी कि समुद्र या महासागर की ओर जाता है, ठीक है, एक यात्रा पर। He stands out it from the delights of the lobby, tunes and collective food to the tumult of floods of the great oceans, favoring the last joyfully। The excursion to the ocean is the trial of his solidarity and soul। Basically यहाँ पे इस एलिजी के थ्रू ये बताने की कोशिश की गई है कि स्पीकर कितना तन्हा है, कितना अलोन है। वो ओशन ट्रैवल में, ओशन के लिए एक्सकर्शन के लिए जाता है, ओशन की ओर एक्सकर्शन के लिए जाता है, बट एट द सेम टाइम उसके इस एक्सकर्शन का जो रेफरेंस है वो जिंदगी रूपी महासागर में अकेले यात्रा करने को दिखाता है। सॉलिडैरिटी, सॉलिडैरिटी का मतलब क्या होता है? अकेलापन, ठीक है, जिसमें इंसान टिक करके मेहनत करके आगे बढ़ता है, दैट इज सॉलिडैरिटी। एंड सोल, सोल का मतलब सेल्फ, यहाँ पे आत्मा नहीं, यहाँ पे क्या है इसका सेंस? सेल्फ, ठीक है? Peculiarly, the speaker does not make reference to the ocean or land again in the center of the poem. What's more, he turns insightful and strict। Basically, ये दिखाने की कोशिश की गई है यहाँ पे, समझिएगा,
मुख्य रूप से स्पीकर जो है ना, वो ओशन या लैंड के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं किया है, वो सीधे सीधे चर्चा किया किस चीज का, अपने आत्म मंथन के बारे में, उसको किस तरह का हलचल महसूस होता है, ठीक है, लेकिन वो उस हलचल में भी अपने आप को किस तरह से स्ट्रिक्ट रखता है, ठीक है ना, यानी कि अपने आप को इंसाइट करता है। इंसाइट का मतलब क्या हो गया, आत्म मंथन, आत्मनिरीक्षण, ठीक है, आत्मावलोकन जिसको कहते हैं, ठीक है ना, वो खुद के अंदर झांक कर ये देखने की कोशिश करता है कि जिंदगी रूपी महासागर में वो किस तरह से लहरों के साथ उछल रहा है, लेकिन फिर भी उस लहरों के साथ चलने के बावजूद, हिलने के बावजूद, ट्रेमोर्स के बावजूद उसने अपने आप को स्ट्रिक्ट रखा है। दिस डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ नेग्लेक्टिंग, डेमोन्स्ट्रेशन मतलब प्रदर्शित करना, ठीक है, इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द renunciation of the transient world and the endorsement of the mission for everlasting ecstasy. बेसिकली इसमें दिखाने की कोशिश क्या की गई है कि जो हमारा ऑथर या स्पीकर है एलेजी का, ठीक है, वो दिखाता है कि दुनिया कितनी ट्रांजिएंट है, यानी कि क्षणिक है, जो ज्यादा दिन टिकती नहीं है, या दुनिया में चीजें जो आती हैं वो ट्रांजिएंट होती हैं, ठीक है, लेकिन इस दुनिया में अगर आप एवरलास्टिंग एक्सटेंसिव, इसको कहते हैं ना कि जिंदगी में हमारा लक्ष्य क्या है, मिशन क्या है, कि हमें एक ऐसी खुशी प्राप्त हो जो हमेशा रहे, ठीक है, लेकिन वो खुशी सच में मिलती है क्या, कभी नहीं मिलती है। आप कुछ भी अचीव कर लीजिए, लेकिन कभी भी आप हमेशा के लिए एक्सटैसी में नहीं रह पाएंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी कह सकते हैं एंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को बढ़ावा देना, किसी चीज को बढ़ावा देना। इस तत्कालिक दुनिया में कह सकते हैं कि ट्रांजिएंट दुनिया में, ठीक है, आप सिर्फ किस चीज को बढ़ावा देते हैं, खुशियों को, ठीक है, आप एवरलास्टिंग खुशियों को एक तरह से एंडोर करना चाहते हैं, ठीक है, एंडोर्स करना चाहते हैं, लेकिन एंडोर क्या करते हैं, बर्दाश्त क्या करते हैं, कष्ट, एगोनी। While the wanderer was hesitantly pushed to oust and the deep-rooted street of torment, लेकिन यहां पर बताया जा रहा है कि जो इंसान है, जो स्पीकर है, वो निकला है किस चीज की खोज में, किस चीज की खोज में निकला है, किस चीज की तलाश में निकला है, बताइए, बोलिए। खुशी की तलाश में निकला है, उस समुद्री यात्रा में निकला है, लेकिन तभी उसको अचानक ऐसा महसूस होता है, ठीक है, वो हेजिटेट करते हुए, वांडरर अब तक बहुत एक्साइटेड था अब इतनी दूर तक, ठीक है, लेकिन अब वो कहता है कि अब वो हेजिटेंट है, यानी कि हिचकिचाहट में है। क्यों? क्योंकि उसको बाहर निकाल दिया है किसी जोर के थपेड़े ने, कहा, एक डिस्टर्बिंग सिचुएशन में, टॉर्मेंट, ठीक है ना, डिस्टर्बिंग सिचुएशन में। द सीफेरर पर्पसली पिक्स हिज वे ऑफ फॉरलॉर्डनेस एंड लैंग्विशिंग, यानी कि अब फिर देखिए क्या होता है जब इंसान कहीं झटके से गिर जाता है या उसको बाहर कर दिया जाता है, तो अपने आप को संभालता है। तो अब यहाँ पे जो वैंडरर है या सीफेरर है, वो अपने आप को संभालना शुरू करता है, क्योंकि अब उसको जिंदगी की सच्चाई पता चल रही है। Since just through enduring can he understand the fleetingness of this life and understands the solidness of the timeless existence in the wake of death, यानी कि मौत जो है या जीवन और मृत्यु के बीच का जो संघर्ष है, वो कितना ट्रांजिएंट है, वो ज्यादा दिन नहीं टिकता है, यानी कि दोनों आपस में मिल जाते हैं, जिंदगी और मृत्यु। इसलिए इस पोएम को लास्ट में उसने कंक्लूड करते हुए कहा है, सो बी इट, मतलब जो है वो है, ठीक है ना, मतलब हताशा से। इस पोएम का जो बिगिनिंग हुआ है वो काफी लाइक पॉजिटिवली किया गया है स्पीकर के द्वारा, लेकिन एट द एंड मतलब कंक्लूजन किया गया है एक पेसिमिज्म व्यू से, यानी आप लिख सकते हैं, ठीक है, कि इस पोएम का, द सीफेरर का जो कमेंसमेंट है, कमेंसमेंट यानी कि शुरुआत है, वो कैसा है, बोलिए, पॉजिटिविटी को क्या कहते हैं हम लोग, ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक, और कंक्लूजन कैसा है, पेसिमिस्टिक, निराशावादी। इसलिए इसको एलिजी करार दिया गया, ठीक है, क्लियर है, इसीलिए इसको क्या करार दिया गया है, एलिजी। आई होप आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ठीक है, नाउ वी आर स्टेपिंग अहेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट।
अभी हमें समझना है, देखिए नेक्स्ट, अब आ जाते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पोएम की तरफ। नेक्स्ट पोएम क्या है, पढ़िए। द वाइफ्स लैमेंट, एक पत्नी का पश्चाताप। द वाइफ्स लैमेंट, द वाइफ्स lament, the wife's lament। lament का मतलब प्रायश्चित या पश्चाताप, आत्मग्लानि को भी हम लोग lament कहते हैं। lament का सिनोनिम हो सकता है repent, repent, ठीक है। चलिए अब इस चीज को हम लोग अच्छे से रीड करते हैं, देखिएगा। I tell this story from my grasp of sorrow. I tear this song from a clutch of grief. My stretch of misery from birth to bed. Rest has been unending. No more than now. My mind wanders. My heart hurts. This poem is differently pursued like a puzzle. Basically, इस पोएम को बेसिकली पजल के रूप में, यानी कि एक पहेली के रूप में, ठीक है, दर्शाया गया है, ठीक है। सो इस पोएम को कह सकते हैं हम, ये कैसा है, रिडल्ड एक्सप्लेनेशन। दिस पोएम इज अ रिडल्ड एक्सप्लेनेशन। रिडल्ड का मतलब कि एक पहेली की तरह छोड़ दिया गया है ऑब्जर्वर्स और रीडर्स पर कि ये बेसिकली एक क्या है, हालात क्या है इस कविता में, ठीक है। A moral story for the yearning of Christ, ठीक है। जीसस क्राइस्ट को पाने की एक नैतिक, कह सकते हैं, ख्वाहिश को दर्शाया गया है, ठीक है। yearn मतलब क्रेव करना। A retainer's regret for the lost master, बहुत सारे अलग अलग थीम्स है इसमें, ठीक है। यानी कि कोई किसी को खो चुका है, उसका मालिक जो है वो अब नहीं मौजूद है, ठीक है। एंड सरप्राइजिंगली एज अ क्राई ऑफ अ स्पिरिट फ्रॉम द पास्ट द ग्रेव, राइट। मतलब एक आत्मा का, कह सकते हैं, रोना, ठीक है, कि वो किस तरह से लाइक पास्ट से रिग्रेट करता हुआ या किसी चीज को लेकर रिग्रेट करता हुआ वो किस तरह से विलाप करता है, मौर्न करता है, वो भी इसमें दिखाने की कोशिश की गई है, ठीक है। चलिए, So we will read. This poem is differently pursued like a puzzle. इसको एक अलग तरीके से प्रस्तुत किया गया है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, ये किस तरह से प्रस्तुत किया गया है, पजल की तरह, रिडल की तरह, पहेली की तरह, ठीक है। A retainer's regret for the lost master. Retainer's regret for the lost master यानी कि बेसिकली जो एक व्यक्ति है जिसका मालिक है, या कह सकते हैं जो उसको जो उसको कह सकते हैं कि हर चीज सिखाता था, ठीक है ना, जो उसको पैटर्नाइज करता था, संरक्षण देता था, ठीक है, राइट, फोस्टर करता था, वो लॉस्ट है, वो अब नहीं मौजूद है, ठीक है। सरप्राइजिंगली एज अ क्राई ऑफ अ स्पिरिट फ्रॉम पास्ट द ग्रेव, ग्रेव का मतलब सीरियस, yet the pundits generally settle on it as a poem of क्या, as a poem of, बहुत जो जानकार लोग जो है ना, वो द वाइफ्स लैमेंट जो पोएम है उसको क्या मानते हैं, as a poem of affection and more of a lady speaker who has lost her better half। बेसिकली बेटर हाफ यहाँ कहने का सेंस है हस्बैंड, ठीक है, यानी स्पाउस लिख लीजिएगा आप लोग, है ना। तो ये दिखाने की कोशिश की गई है जो बहुत सारे जो इंटेलिजेंट पीपल हैं, ठीक है, जो जिन्होंने एनालाइज किया है इस पोएम का, इस एलिजी का, एलिजियाक पोएम है ये, है ना, तो उसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि ये द वाइफ्स लैमेंट बेसिकली एक लैमेंट है किसका, एक वुमेन का, एक वुमेन का, यानी वुमेन्स रिपेंटेशन ऑफ being separated from her spouse। स्पाउस मतलब जीवन साथी। इस तरह से एक महिला जो है वो अपने जीवन साथी से बिछड़ चुकी है और उसी चीज को ये शोक गीत में प्रस्तुत कर रही है।
वही एक स्पीकर बन गई है। लेकिन द वाइफ्स लैमेंट में इससे कहीं अधिक कुछ बातें कही गई हैं, ठीक है, जिसमें जिंदगी के में बहुत सारे जो अभाव हैं या लोगों से जो बिछड़ जाते हैं या चीजें जो लोगों को समझ नहीं आती हैं, उन सारी चीजों का इसमें इकट्ठा इसमें इस्तेमाल किया गया है, इसमें डिपिक्शन दिया गया है, दर्शाया गया है, ठीक है। बट द वाइफ्स लैमेंट का एक कोर थीम अगर नॉर्मली किसी से पूछेगा तो वो यही बताएगा कि इस पोएम में एक वाइफ का लैमेंट दिखाया गया है, ठीक है, वो किस तरह से पछता रही है जिंदगी में, किस तरह से दुख मना रही है किसी चीज का। इट फॉलोज द एग्जाम्पल ऑफ द अदर ओल्ड इंग्लिश एलिजीज, ये भी दूसरे ओल्ड इंग्लिश एलिजीज की तरह ही है। इट स्टार्ट विथ अ सिंसियर क्राई, यानी कि एकदम जिसको कह सकते हैं कि एक एलिजी का जो खास क्वालिटी होता है कि उसमें दिखाना है कि जो स्पीकर है वो किसी चीज को लेकर मोर्न कर रहा है, शोक मना रहा है या रो रहा है। तो ये पोएम भी उसी कुछ उसी अंदाज में शुरू होती है। शोज द बैटल फॉर ट्रैकिंग डाउन रिलीफ, और इसमें भी जिंदगी में सुकून को प्राप्त करने की कोशिश या जद्दोजहद दिखाई गई है, लड़ाई दिखाई गई है। मतलब होता है ना, इंसान खुद में स्ट्रगल कर रहा है कि किस तरह से जिंदगी में सब कुछ अच्छी अच्छी चीजें वापस लौट आए, चैन या सुकून लौट आए। इन द सेंटर एंड फिनिशेस विथ अ सम्ड अप वैल्यूएबल इनसाइट, ठीक है। और ये खत्म भी कैसे होता है, बाकी ओल्ड इंग्लिश एलिजीज की तरह, है ना, यानी कि शुरुआत होता है रोने से, फिर बीच में बताया जाता है कि क्या क्या ब्रेकडाउन हुआ है लाइफ में या किस तरह से जद्दोजहद जारी है ना, और एंड कैसे किया गया है अपने अंदर झांकते हुए, ठीक है, कि हाँ चलो ठीक है ऐसा होना था, लाइक अपने आप को एक रीएस्टैब्लिश करने की कोशिश की जाती है, जो दूसरे ओल्ड इंग्लिश पोएम्स में या ओल्ड इंग्लिश एलिजीज में किए गए थे, है ना। द स्पीकर डज नॉट हैव द फॉगिएस्ट आइडिया। व्हाट डू यू मीन बाय फॉगिएस्ट आइडिया? फॉगिएस्ट आइडिया क्या होता है बताइए? हाँ एग्जैक्टली, फॉगिएस्ट आइडिया का मतलब होता है अनक्लियर आइडिया, ऐसी विचार जो कि अस्पष्ट हो, है ना। Why her significant other left her, मतलब जो स्पीकर है वो इस बात को लेके काफी परेशान है कि जिसको वो बहुत प्यार करती थी, ठीक है, वो उसको छोड़कर क्यों अलग हो गया, वो दूर क्यों हो गया, ठीक है, यानी कि उसको इसका आइडिया नहीं मिल रहा, क्लियर आइडिया नहीं मिल रहा है कि आखिर उससे गलती क्या हुई है, ठीक है ना। द स्पीकर डज नॉट हैव द फॉगिएस्ट आइडिया व्हाई हर सिग्निफिकेंट अदर लेफ्ट हर। सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है? सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है बताइए? टेल मी, सिग्निफिकेंट का मतलब महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, डोंट यू नो? सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए जो इंपॉर्टेंस है, जैसे कोई इंसान होता है ना, वो रिग्रेट करे, यहाँ पे एक वाइफ है वो रिग्रेट कर रही है कि उसके लिए जो सबसे खास था, ठीक है, उसके लिए जो सबसे खास था उसने उसको क्यों छोड़ दिया, उसको क्लियर आइडिया नहीं मिल रहा, मतलब उसको एक धुंधला सा भी आइडिया नहीं मिल रहा है इस चीज का, समझे। She finds that he was most likely plotting a homicide। अब लेकिन उसको ये भी पता चलता, देखिए अब उसको पता चल रहा है उस स्त्री को कि वो जो इंसान है वो दूसरे इंसान की हत्या का योजना बना रहा था जिसने इसको छोड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे सचमुच में ये मीनिंग नहीं है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। इस चीज में, इस कविता में, इस एलिजी में ये बताने की कोशिश की गई है स्पीकर की तरफ से कि एक इंसान जो उसको सबसे ज्यादा डिवोटेड था उसके लिए, उसको इसने छोड़ दिया है, एक प्रकार से उसने एक इंसान को मार डाला है। मतलब कहते हैं ना कि एक इंसान दूसरे के लिए बहुत ज्यादा डेडिकेटेड था, उसने उस पर काफी ट्रस्ट किया और किसी ने ट्रस्ट ब्रीच किया, दूसरे इंसान ने ट्रस्ट ब्रीच किया, ठीक है। तो इसके कारण हम यहाँ पे समझा सकते हैं किसी को कि इस पोएम में भले यहाँ पे एक लाइन मेंशन किया जा रहा है कि शी फाइंड्स दैट ही वाज मोस्ट लाइकली प्लॉटिंग अ होमिसाइड। होमिसाइड का मतलब यहाँ पे क्या है? सचमुच में हत्या करना नहीं है, यहाँ पे होता है कि एक इंसान को खत्म कर देना, उसके एग्जिस्टेंस को समाप्त कर देना, ठीक है। चलिए, so let us proceed towards this. Most likely plotting a homicide, the spouse concealed। concealed का मतलब क्या होता है बताइए? What do you mean by concealed?
कंसील का मतलब होता है छुपाना, कंसील का मतलब क्या होता है, छुपाना, ठीक है। तो जो उसका स्पाउस था, जो उसका हस्बैंड था, ठीक है, उसने क्या किया, कंसील किया। क्या कंसील किया भाई, चलिए जस्ट अ मिनट, हाँ, गिव मी अ मोमेंट। द स्पाउस कंसील्ड हिज affection and mourn of a lady. Now, I think I just went to the next page. Just a second. चलिए पेज नंबर 17 है ना, देखिए, contemplations and stays confounding to her. चलिए, यानी कि इस स्त्री के तरफ से इसको क्या आभास हुआ, मतलब इस औरत को, जिसने, जो स्पीकर एज अ स्पीकर है, ठीक है, उसको क्या महसूस हो रहा है कि उसके हस्बैंड ने उससे क्या छुपाया, बताइए। द स्पाउस कंसील्ड हिज क्या, कॉन्टेम्पलेशन का मतलब क्या होता है बताइए, व्हाट डू मीन बाय कॉन्टेम्पलेशंस? कॉन्टेम्पलेशन का मतलब नहीं पता। देखिए, इंसान जो चीजों को, जिन भी चीजों को देखता है और समझता है उसको कॉन्टेम्पलेशन कहते हैं, ठीक है ना, कॉन्टेम्पलेशन। एंड स्टेज कन्फाउंडिंग टू हर, मतलब जहां जहां वो इंसान ठहरा या जो भी उसके लाइफ में जो चीजें जुड़ी, ठीक है ना, इन सारी चीजों को एक तरह से उसने उस लेडी से क्या किया, छुपाया। क्या किया, छुपाया। सो शी कंटिन्यूअली मूव्स बिटवीन द रिकलेक्शंस ऑफ देयर टाइम टुगेदर, ठीक है, ओके, मतलब उस व्यक्ति ने जो भी वक्त गुजारे उस स्त्री के साथ, ठीक है, अब इस स्त्री के पास उन मोमेंट्स को याद करने के अलावा कुछ दूसरी बातें नहीं है, ठीक है, मतलब वो जो इंसान है जो टूट सा गया है, यानी कि जो स्त्री है यहाँ पे, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने हस्बैंड को, अपने स्पाउस को क्या कर रही है, याद कर रही है, और अपने अच्छे वक्त जो उन्होंने गुजारे हैं साथ में उसको रिकलेक्ट कर रही है, ठीक है। एंड द एक्नॉलेजमेंट ऑफ दिस बैफलिंग कॉम्पोनेंट, बैफलिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज को परेशान कर देने वाला चीज, ठीक है, किसी को परेशान करने वाली चीजों को बैफलिंग कहते हैं। बैफलिंग कंपोनेंट इन अ जनरल मिसफॉर्च्यून, ठीक है, मतलब किस तरह से हर चीज, जो अच्छी चीजें होती है, वो भी एक मोमेंट में आके कुछ जनरल मिसफॉर्च्यून यानी बदकिस्मती के कारण खराब सी हो जाती हैं, ठीक है, उसी को दिखाने की कोशिश की गई है इसमें, है ना। द वल्नरेबिलिटी एंड मिस्ट्री विथ रेस्पेक्ट टू द स्पाउस बेफडल हर, यानी कि वल्नरेबिलिटी का मतलब क्या होता है, किसी चीज की जो एक तरह से वीक है, जो है ना, जो कमजोर है। द वल्नरेबिलिटी एंड मिस्ट्री विथ रेस्पेक्ट टू द स्पाउस बेफडल हर, मतलब एक उसको पता है कि ये जो रिश्ता है ये टिकेगा नहीं, उस स्त्री को पता है कि ये रिश्ता टिकेगा नहीं, ये सब कुछ लगभग खत्म सा ही हो चुका है, ठीक है, राइट, और उसके पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि हर चीज कमजोर सा नजर आता है, हर चीज रहस्यों से भरा नजर आता है, ठीक है, सिर्फ वो कर क्या सकती है, अपने अच्छे मेमोरीज को रिकलेक्ट कर सकती है, ठीक है। शी कांट चूज वेदर टू पिटी और रिवाइल हिम, अब वो ये भी नहीं तय कर सकती है कि वो उसको माफ कर दे या तो वो उसको सजा दे। शी इजंट सर्टेन ऑफ एनीथिंग, और वो स्त्री जो है वो किसी भी चीज को लेकर सर्टेन नहीं है, निश्चित नहीं है, ठीक है। द मेन गारंटी इन हर एलिजियाक ट्यून, earning and outrage are flawlessly blended in this elegy, ठीक है, यानी कि उसके अंदर एक क्रेव है, अपने हस्बैंड को पाने की एक तीव्र इच्छा है, लेकिन वो अब कुछ नहीं कर सकती। शी इज फीलिंग वेरी हेल्पलेस, अब वो बेचैन है, और यही चीज इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से वो गलत नहीं भी है, लेकिन फिर भी दूसरों के कारण, कह सकते हैं दूसरे की गलती के कारण अपने बदकिस्मती का वो शिकार हुई है, और बदकिस्मती उसके जीवन में आ चुका है, ठीक है। यही इस एलेजी का एक प्रॉपर थीम है, ठीक है, दिस इज द प्रॉपर थीम ऑफ दिस एलेजी, ओके। तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में ओल्ड इंग्लिश पोइट्री को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि हम ओल्ड इंग्लिश पोइट्री का पूरा सीरीज कर रहे हैं, और ओल्ड इंग्लिश पोइट्री में अगला जो हमारा पड़ाव है वो है रिडल्स, यानी कि जो पहेलियां लिखी गई थी, ठीक है ना, रिडल्स भी लिखे गए थे, उनकी चर्चा करने वाले हैं हम लोग कल के क्लास में, ठीक है। तो चलिए, अगर कोई डाउट आपको होगा तो आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा, ठीक है, कि क्या डाउट्स है या कहीं कोई कंफ्यूजन रह गया है तो भी आप पूछ सकते हैं बेझिझक, ठीक है ना।
सो आई होप कि ये जो सेशन था आज का, इसमें जो हमने डिस्कस किया कि एलिजीज क्या थे ओल्ड इंग्लिश में, और दो एग्जांपल्स जो हमने, तीन एग्जांपल्स हमने समझे। पहला तो हमने द वैंडरर समझा, दूसरा हमने द सीफेरर समझा, और तीसरा हमने अभी अभी समझा क्या, द वाइफ लैमेंट। ठीक है, तो आई होप कि आपको तीनों पोएम्स या तीनों एलिजीज के थीम्स, उनके समरी, ये सब कुछ क्लियर हो चुके होंगे। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। Is there any confusion? No confusion? ओके, चलिए। अब मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से कि जैसे द सी फेरर हमने पढ़ा, तो द सी फेरर, क्योंकि ओल्ड इंग्लिश का जो मैंने क्लास लिया था फर्स्ट डे वाला, आपको याद है ना कि ओल्ड इंग्लिश पोइट्री के सोर्सेस 4 हैं, है ना? 4, देयर आर 4 सोर्सेस, पढ़ाया था ना मैंने? कौन कौन से? एक तो बेओल्फ, दूसरा वर्सेली, वर्सेली, ठीक है, तीसरा जूलियस, बोलिए, जूलियस, और एक्सेटर, एक्सटर, एक्सेटर, एक्सेटर, है ना? तो द सी फेरर कहां से है, किससे बिलोंग करता है बताइए? द सीफेरर, नोट डाउन कर लीजिए, मे बी अगर आ गया एग्जाम में तो एक्सेटर से। ठीक है, एक्सेटर, ठीक है, द सी फेरर, है ना? जो एक्सेटर जो बुक था, उसमें ये ओल्डेस्ट सर्वाइविंग जो मैन्युस्क्रिप्ट्स जो थे, है ना, उसमें एक्सेटर जो एक है, उसमें ये सर्वाइव करता है। ठीक है, इसलिए इसके ऑथेंटिकली कह सकते हैं, जो हम लोग बोनाफाइड वे में नहीं बता सकते कि इसके एग्जैक्ट पोएट कौन है। समझ गए? सर बोर्ड पे लिख दीजिए ना, आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे हैं? क्या सर आवाज बोर्ड पे क्लियर लिख नहीं? दीजिए, पहले नहीं समझ में आया। अच्छा, आप फर्स्ट क्लास में थे? एक्सेटर, ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट, एक्सेटर मैन्युस्क्रिप्ट। चलिए, दिखाई दे रहा है ना ये? यस सर। ठीक है, चलिए, तो आज इतना ही रखने वाले हैं हम लोग। ठीक है, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओल्ड इंग्लिश पोइट्री ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा हमारे कल की क्लास में। ठीक है, मे बी कल या परसों तक में ओल्ड इंग्लिश पोइट्री का सेशन हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग मिडिल इंग्लिश की तरफ चलेंगे। फाइन, क्योंकि देखिए ओल्ड इंग्लिश में कोई ड्रामा या नॉवेल तो था ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो सिर्फ पोइट्री था, तो हमें सिर्फ पोइट्री ही पढ़नी है। ठीक है ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? सर ये जो तीनों हैं, इसके पोएट्स भी तो होंगे कि पोएट्स नहीं है इनके? आप डे 1 नहीं क्लास किए थे क्या? नहीं डे सर, 1 आप क्लास ज्वाइन किए? नहीं अच्छा, कर पाए थे। एक्चुअली इनके पोएट्स अननोन है। ओल्ड इंग्लिश आपने पढ़ा होगा ना पहले भी। ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में जैसे जो रचनाकार थे, जो पोएट्स थे, वो अननोन है। ठीक है, मतलब हम मैन्युस्क्रिप्ट्स के थ्रू पता चलाते हैं कि कब लिखा गया होगा, एक एस्टिमेटेड डेट्स निकालते हैं, और 4 सोर्सेज, 4 मैन्युस्क्रिप्ट्स को हम सोर्सेज बनाकर चलते हैं। ये 4 मैन्युस्क्रिप्ट्स के थ्रू ही हमें पता चला है इन कविताओं के बारे में। ठीक है, जैसे एक्सेटर के बुक, है ना, वर्सेली के बुक, ठीक है, जूलियंस, राइट, और बियोवुल्फ, है ना? तो ये सारी चीजें हैं, इनके थ्रू हमें पता चलता है। ठीक है, सर कौन सी बुक हम लोग फॉलो करें हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के लिए? कुछ खुद के पूजा जी आपकी आवाज ना एकदम अनक्लियर है, बीच बीच में गायब हो जा रही है आवाज, तो थोड़ा सा आप अगर हेडफोन्स यूज करिए तो ज्यादा अच्छा होगा। फिर से बोलिए, सर आप माइक को ठीक से पकड़िए।
हाँ बोलिए बोलिए। क्लियर है सर? क्लियर है आवाज? हाँ क्लियर है, बोलिए। हाँ सर, कौन सा बुक को फॉलो करें? कुछ अपने पास भी बुक होना चाहिए ना। आप कोई भी बुक फॉलो कर सकती हैं। आई फॉर इवांस पढ़ लीजिए। आई फॉर इवांस मुझे लगता है कि एक अच्छी किताब है। और एडवर्ड एल्बर्ट भी होगा मे बी, आप उसको भी फॉलो कर सकती हैं। ठीक है, ये दो बुक्स सफिशिएंट हैं। और मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा बुक्स के चक्कर में पढ़ना ठीक नहीं है। कोई एक बुक को ही फॉलो कीजिए। हमारे जैसे एचओडी हम लोगों को सजेस्ट करते थे आई फॉर इवांस, मैं भी वही सजेस्ट करूंगा, आई फॉर इवांस, क्योंकि वो बहुत ही बढ़िया किताब है। आई फॉर इवांस अगर कवर कर लेते हैं तो आपका ऑलमोस्ट सारा कवर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसा अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर, राइट, तो इसके लिए आपको बहुत सारे रिसोर्सेज से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एक वेल रिसर्च वेल वर्स्ड नोट्स है ये सारा चीज। ठीक है, तो आपको अगर इस तरह से जाना है किसी चीज के पीछे, ठीक है ना, उसके लिए तो फिर 6-7 बुक्स को एक साथ पढ़ना पड़ेगा। आई थिंक उतना टाइम होगा नहीं सबके पास। बट ठीक है, मैं आपको उस तरह से सजेस्ट भी कर दूंगा। मैं किसी दिन स्पेशली एक दिन बता दूंगा कि किस तरह के नोट मेकिंग प्रोग्राम्स को आप करें कंटिन्यू, मतलब क्या क्या चीजें कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है ना, बट अभी फिलहाल के लिए मेरा सजेशन होगा कि एडवर्ड आर्बर्ट और आई फॉर इवांस कीजिए। एडवर्ड आल्बर्ट सर, प्लीज बोर्ड पे लिख देंगे, समझ नहीं आ रहा। अच्छा, मैं आपको टेक्स्ट कर दूंगा, मैं ग्रुप में डाल दूंगा ना। अच्छा, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी है कि जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें कम से कम डिस्कशंस कीजिए, बातचीत कीजिए। कोई रेफरेंस नहीं है, कोई किसी तरह का कोई टॉक नहीं है, कॉन्वर्सेशन ही नहीं है। ठीक है, कॉन्वर्सेशन कीजिएगा तभी डाउट्स क्लियर होंगे ना। ठीक है, हाँ, तो कॉन्वर्सेशन उसमें भी करिएगा और मैं आपको बुक्स का रेफरेंसेस ग्रुप में भेज दूंगा। ठीक है, हाँ, अभी थोड़ी देर में ही भेज दूंगा। और कोई परेशानी है तो पूछिए। सभी तो बस चलिए, यही लग रहा है कि ठीक इतने है तो सारे फिर फैक्ट्स से उतना याद कैसे रहेगा। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए बहुत लोगों का छूट चुका है ना। छूट चुका, प्लस तो सभी चीजों को रिकलेक्ट करना होगा। ग्रेजुएशन हम्म। के टाइम पे सबको रहता है कि हाँ पास होना है, 5-10 क्वेश्चन कर लेना है, मतलब स्पेशली मेरे देखिए क्या स्कूल होता है के ना, समय में। ग्रेजुएशन और मास्टर्स में लोगों का एक ही टारगेट रहता है कि किसी तरह से नोट्स बन जाए, किसी तरह से एक ब्रीफ आइडिया मिल जाए और हमारा स्कोर अच्छा आ जाए, सिलेबस कंप्लीट हो जाए। उसमें ये नहीं होता है कि हम रिसर्च करेंगे पूरे लिटरेचर पर। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ा कह सकते हैं कि सिलेबस का ड्रॉबैक होता है, सिलेबस फॉलो करने का ड्रॉबैक। तो इसलिए ऐसा है, तो पढ़ना होगा ही। ठीक है, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस एज वी नो, राइट। कभी कभी कहता है ना कि देखिए बहुत सारे लोग पीजीटी टीजीटी का भी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं इंग्लिश का, मुझे जान देख कर हैरानी होती है कि वो लोग सिर्फ और सिर्फ एक लाइक जो पिछला सिलेबस है उसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, इससे कोई बेनिफिट आपको उतना नहीं होने वाला, क्योंकि आप सीधे टू द पॉइंट तभी आ सकते हैं जब आपको सच में नॉलेज है। ठीक है, अब आप शेक्सपियर का सपोज कीजिए, टीजीटी में जैसे पहला शेक्सपियर का सोनेट नंबर 1, अब सोनेट नंबर 1 आप पढ़ने से पहले आप सोनेट का इतिहास भूगोल जानेंगे तब तो। ठीक है, कि आखिर वो लिखा कैसे गया, आखिर क्या सोच रहा था, उसके पीछे रीजन क्या रहा था। तो इतिहास भूगोल लोगों को पता नहीं है और दे जस्ट वांट टू कंप्लीट देयर सिलेबस समहाउ और एनी हाउ, तो इसलिए उनको प्रॉब्लम ज्यादा होता है। ठीक है, बट बीइंग अ कॉम्पिटिटर और ट्रू एस्पिरेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस, यू नीड टू बी वेरी लाइक टॉयलसम, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में मुलाकात करेंगे और फिर मिलते हैं, तो करते हैं कंटिन्यू अगले क्लास को। ठीक है, तो कोई डाउट रहे तो ग्रुप है हमारा, ग्रुप में पोस्ट किया कीजिएगा मैसेजेस। ठीक है ना, ओके, शुड वी कॉल इट अ डे? कोई डाउट है? चलिए ठीक है, कोई रिस्पॉन्स भी नहीं है। चलिए ठीक है, गुड नाइट, टेक केयर एवरीवन।